नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और वो हवाई अड्डे से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आवास गए हैं। वहां कई महत्वपूर्ण बैठकें होंगी और कई योजनाओं पर भी वहां बात होगी। सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर ये साझेदारी को मजबूत करना इस यात्रा का मकसद है, खास तौर पर ऐसे समय में जब भारत अमेरिकी संबंध तेजी से खराब हो रहे हैं या अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का स्वागत किया और क्रेमलिन, जो रूस की राजधानी है, उसने इस बात को कहा कि उन्हें इस बात का इत्तला नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करने वाले हैं। ये एक उनके लिए चौंकाने वाला है और इससे वो क्रेमलिन गदगद है, पुतिन भी गदगद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सम्मान में एक रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे, ये खबर है। जबकि सबसे अहम दिन होगा शुक्रवार का, यानी कल, जब दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता होगी। भारत रूस द्विपक्षीय शिखर वार्ता का जो दौर है ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा और ये 21वीं वार्ता होगी, ऐसा कहा जा रहा है। इस वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबावों से मुक्त रखने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में संभावित साझेदारी पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। इस बैठक पर पश्चिमी देशों, खास तौर पर अमेरिका की नज़र रहेगी। यह महत्वपूर्ण यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक भारी टैरिफ लगा रखा है। इसमें रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण लगाया गया था। ऐसा एलानिया भारत पर ये जो टैरिफ है वो थोपा गया। 25% अतिरिक्त शुल्क भी इसमें शामिल है, जिसके चलते भारत अमेरिका संबंध 2 दशकों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के शाम करीब 4 बजे नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन वो लगभग 7:45 बजे के आसपास वो वहाँ पहुँचे हैं और अब इस यात्रा को कुल मिलाकर वो 30 घंटे तक इस यात्रा में भारत में रहेंगे और शुक्रवार देर रात वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि मॉस्को से आया मेरा दोस्त। तो एयरपोर्ट पर वो दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी जो दोनों नेताओं की शारीरिक भाषा है वो अपने आप में कहने बहुत कुछ कह रही है। राष्ट्रपति पुतिन जिस तरीके से उतर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पहुंचे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय मीडिया और रूसी मीडिया इसको बहुत अहमियत दे रहा है और ये अहम घटनाक्रम भी है। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये मुलाकात बड़ी गर्मजोशी भरी मुलाकात नज़र आ रही है और दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया, एक दूसरे को गले लगाया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है और ये विजुअल्स पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक संकेत है, संदेश है कि दोनों देशों के बीच संबंध गर्मजोशी के दौर में है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि भारत और रूस के संबंध एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। रूस हमेशा से भारत का हितैषी रहा है, भारत का साझीदार रहा है, भारत का दोस्त रहा है। बीच में कुछ वक्त ऐसा था जब अमेरिका, रूस को लगा कि भारत अमेरिका के थोड़ा करीब हो गया है, तो उस वक्त कुछ रिश्तों में बर्फ़ जमती नज़र आई, लेकिन वो बर्फ़ अब पिघल गई है और इन दोनों की गर्मजोशी से जो मुलाकात है वो बहुत कुछ कह रही है। सीधे राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ही कार में उनके आवास पहुंच चुके हैं और वहां पर बातचीत होगी और इन सब के बीच में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि ये सरकार डरती है। जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी आता है, कोई विदेशी मेहमान आता है,
तो एक दस्तूर होता है कि नेता प्रतिपक्ष, सारी जगह पूरी दुनिया में ये दस्तूर है कि सत्ता पक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष से भी वो विदेशी मेहमान, राष्ट्राध्यक्ष हो या राजदूत हो, वो मिलते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी डरते हैं, इसलिए वो परंपरा को उन्होंने खत्म कर दिया। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनिए। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। मॉस्को से आया मेरा दोस्त राहुल गांधी ने कहा कि ट्रेडिशन है और इसको ऐसा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि यहाँ का जो विपक्ष है, एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष है, वो उनसे मिले। तो अपने आप में ये राहुल गांधी का एक ऐतराज़ है, आरोप भी इसे कह सकते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं और क्या क्या कार्यक्रम है लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। हमारे सहयोगी इस कार्यक्रम जो भी कैसे क्या करेंगे, पुतिन साहब और कैसे किससे मिलेंगे, क्या करेंगे, उन सारी बातों की जानकारी आपको हमारी स्क्रीन पर लगातार मिलती रहेगी। आप उस पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान हमारी स्क्रीन पर हैं। संदीप दुबे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। स्वागत है संदीप जी, आपका बहुत स्वागत, धन्यवाद। आलोक भदौरिया अभी थोड़ी देर में आएंगे। महेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, वो आ चुके हैं। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और विजय खेड़ा साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। संदीप दुबे, राष्ट्रपति पुतिन आ गए हैं। दुनिया की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से इस दौरे को ऐसे वक्त जब अमेरिका हम पर नाहक दबाव बना रहा है, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें टॉर्चर करने की कोशिश करता है, हमें टॉन्ट करता है, टॉर्चर करता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पुतिन का आना, अभी जो पालम एयरपोर्ट पर हमने जो तस्वीरें देखी दोनों नेताओं की, उनकी शारीरिक भाषा आप क्या पढ़ पा रहे हैं? विश्व को और भारत को क्या संदेश देगी यात्रा? कुछ देगी भी, या केवल एक ये औपचारिक बातचीत है कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय शिखर वार्ता हो रही है, कई और जो भारत और रशियन जो एंटरप्रेन्योर है उनके बीच में बातचीत होगी? तो ये इस यात्रा को किस तरीके से आप देख रहे हैं संदीप दुबे? जी, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम विश्व के पटल पे भारत को देखते तो आज विश्व आज की जो शक्ति है, वो जो शक्ति संतुलन है, उसमें देखिए कि पूरा विश्व जो है संक्रमण काल से गुजर रहा है मेरे हिसाब से। और आर्थिक मंदी है, युद्ध है, जितनी महाशक्तियां हैं वो आपस में टकराव है उनका, ऊर्जा संकट है, और इन सबके बीच भारत जिस स्थिरता, स्वायत्ता और आत्मविश्वास के साथ उभर रहा है, यह भारत की कूटनीति की परिपक्वता का मैं इसे प्रमाण मानता हूं। मैं इसको दूसरे शब्द में भी कहूं तो भारत और रूस की जो मित्रता है एक ऐसा संबंध है जो समय, परिस्थितियों और वैश्विक दबावों के बावजूद भी अडिग है। तो रूस भारत संबंध विश्वास की दूरी है और ये शहर हम सब लोग स्वीकार करने में किसी को दिक्कत नहीं। जब सोवियत युग से लेकर आज तक अगर भारत और रूस की मित्रता आप देखेंगे वो लगातार मजबूत हुई है और काम करते हैं। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब 1971 में युद्ध हुआ था तो सोवियत संघ का समर्थन भारत को था, वो चाहे रक्षा तकनीक में हो या संयुक्त
अनुसंधान में हो या परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हो, और आजकल तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जब भी कोई सहयोग की बात होती है तो रसिया जो है हमेशा आगे बढ़ के भारत के हितों पे आधारित कोई भी नीति रही है, उसमें उनका विश्वास बढ़ा है। एक और बात बहुत है कि आज जब लोकतंत्र परिपक्व हो गया है और जब पश्चिमी देश बराबर ये दबाव बना रहे हैं कि भारत रूस से दूरी बनाए, तो भारत भी बिना झिझक अपनी स्वतंत्रता और विदेश नीति अपनाता है। इससे साफ साफ जाहिर है कि हमें पता है कि हम अपने देश को क्या दे सकते हैं, हमें पता है कि हमें देश के लिए बेहतर क्या करना चाहिए। तो एक ध्रुवी बहुध्रुवीय विश्व की जो न्यू लोग रखना चाहते हैं, वो भारत और रूस साथ साथ अगर आ रहे हैं तो आज की दुनिया में जो दो सबसे बड़े ध्रुव उभर रहे हैं, अमेरिका और चीन, इन दोनों के बीच स्थिरता पैदा करने वाली सबसे निर्णायक धुरी कोई होगी तो भारत रूस की साझेदारी होगी। और यह साझेदारी विश्व को तीन बड़ी संदेश देती है। देखिए, सबसे बड़ा है कि भारत किसी दबाव में न झुकता है न किसी के सामने झुकेगा। दूसरा, रूस के साथ संबंध भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतीक है, हिस्सा है। और तीसरा, रूस सिर्फ एशिया का नहीं, वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रमुख केंद्र है, ये हम मानते भी हैं। और भारत इस केंद्र का सबसे भरोसेमंद साझेदार है और विश्व इसको समझ रहा है, अमेरिका समझ रहा है, सॉरी, रही क्या मैंने कहा। तो मुझे लगता है ये मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है आज की डेट में, भारत और रूस दोनों की साझा आकांक्षा है और यही वही संरचना है जिससे हर देश को बराबरी का सम्मान और निर्णायक स्वतंत्रता मिलती है। आज एक बहुत बड़ी बात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उन पे दबाव डालता है कि तुम इस तरह काम करो, इस तरह चलो। तो वो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चाहता है, विदेश नीति के हिसाब से काम करेगा। तो अब जितने भी संप्रभु राष्ट्र हैं, स्वयं अपनी इच्छा के हिसाब से किससे दोस्ती उन्हें रखनी है नहीं रखनी है उन पे निर्भर है। तो ये मित्रता बहुत मजबूत मित्रता है और विश्व देख रहा है आज। तो हमें लगता है कि हम सबको वेलकम करना चाहिए। पुतिन जी आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और विश्व में जो हमारी मित्र है, हमें एक और बात करके अपनी बात भी समाप्त करते हैं। हमारे यहाँ महाभारत में भगवान कृष्ण का जो गीता का उपदेश है ना, उसमें कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास एक मित्र है ना, तो जो तुम्हारा जीवन सार्थक है। तो अगर कोई सच्चा मित्र आपका है, हितैषी है, वो भारत बनाना जानता है। और भारत की विदेश नीति में कृष्ण के दर्शन साफ साफ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में मुझे दिखता है। इसलिए मैं काफी आश्वस्त हूं कि इससे भारत को एक नई ऊर्जा, गति, दिशा मिलेगी। ठीक है, मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विदेशी मामलों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मनीष शर्मा, अभी संदीप दुबे कह रहे हैं कि जो हमारी विदेश नीति में कृष्ण का दर्शन है, और उन्होंने एक बात भी कही कि भाई एक मित्र है तो हम काफ़ी हैं। तो आप इससे कहाँ तक सहमत हैं और इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, पूरी दुनिया सर कहिए तो रिश्तों के आधार पे तो आप देखेंगे कि पूरा एक पुनर्निर्माण का दौर है, बहुत ही संक्रमणकालीन दौर है। और ट्रंप के आने के बाद हर तरफ असंतुलन पैदा हुआ है, दुनिया भर में खास तरह का असंतुलन पैदा हुआ है। और बहुत आप इस समय दोनों मित्र देश पुराने मित्र हैं, लेकिन आज के संदर्भों में उसको फिर से रचने का समय भी, मतलब इसको भी हम लोगों को समझना है जी कि रसिया के पुतिन के दौरे से पहले उनके प्रवक्ता ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल बयान दिया था, प्रेस वार्ता करके बयान दिया था कि भारत चीन की तरह ही भारत भी हमारा मित्र देश है। इसके साथ जोड़ के बोला, चीन एक हमारा रणनीतिक साझेदार है, भारत को भी हम ऐसा ही समझते हैं। और भारत आगे जितना दूर तक हमारे साथ चलना चाहेगा, जिस लेवल तक हमारे साथ चलना चाहेगा, उस लेवल तक हम उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो इसमें एक कह लीजिए कि एक भारत के ऊपर भी ट्रंप का दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है। पश्चिमी देशों का रसिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। तो अभी जो संतुलन है, जो इधर के दौरान आप देखेंगे 14 के बाद, हम थोड़ा आमतौर पे हमारा अमेरिका की तरफ भारत का झुकाव थोड़ा कई गुना बढ़ गया था। मतलब वो बहुत संतुलित नहीं रह गया था रिश्ता। उस रिश्ते में एक तरफ झुकाव दिखने लगा था, वो कूटनीतिकता थोड़ी कमजोर दिख रही थी हमारी। उस भ्रम को पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान भारत का टूटा भी कि किस तरह से हमारी जो विदेश नीति थी, पश्चिम के साथ हमारे जो रिश्ते थे, और जो खास करके अमेरिका के साथ जितना हम उम्मीद कर रहे थे, जिस लेवल पे जा करके ट्रंप के पक्ष में अभियान चलाने से लेकर के ट्रंप को जिताने के लिए हवन करने से लेकर देश में,
या वहां ट्रंप के चुनाव प्रचार तक में एक तरह से शामिल हो जाने तक का जिस लेवल पे हम रिश्ते में गए, तो उससे मैसेज ये जा रहा था दुनिया भर में कि भारत का एक झुकाव बढ़ रहा है अमेरिका की तरफ। वो भ्रम अभी टूटा है और रसिया एक तरह से ऑफर दे रहा है कि हमारी पुरानी विरासत है, पुरानी मित्रता है, लेकिन आप कितना दूर तक हमारे साथ चलना चाह रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हमारे रिश्ते को, मतलब कह रहे हैं, एक तरह से ऑफर दे रहे हैं कि हम अपने रिश्ते को कोई सीमा से बाहर देखते हैं जी जैसे जी। वो बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी बात बोल रहे हैं कि चाइना के साथ हमारा जो रिश्ता है वो सीमा से बाहर है। भारत के साथ भी वही रिश्ता हम बनाना चाहते हैं, भारत के साथ भी वही रिश्ता है, और भारत किस लेवल पे इसको ले जाना चाहता है। तो ये देखिएगा, इसमें पहलू है कि अभी कितना दबाव। अभी मैंने देखा, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 राजनयिकों के वो छपे हैं, लेख छपे हैं इस समय, ठीक पुतिन के दौरे से पहले। पश्चिमी देशों के 3 राजदूत हैं, ब्रिटेन के हैं और जर्मनी के हैं और एक और कोई पश्चिमी देश है, उनके राजदूतों का एक संयुक्त लेख छपा है भारत के अखबारों में, जिसमें बहुत तीखी आलोचना रसिया की गई है, पुतिन की बहुत जो है। ठीक इस समय जब भारत में दौरा हो रहा है, भारत में पुतिन आने जा रहे हैं, ठीक यहाँ के एक मीडिया में उसमें 3 पश्चिमी देशों का जो पूरा मामला है, जिस भारत को एक तरह से एक दबाव बनाने जैसा है कि भारत ही रोक सकता है उस युद्ध को, यूक्रेन को लेकर के, उसको लेकर के, और पुतिन की बहुत ही निर्मम किस्म की आलोचना उसमें की गई। विदेश मंत्रालय को इसको आपत्ति करना चाहिए था। हमारी जो समझदारी है कि विदेश मंत्रालय को, भारत के विदेश मंत्रालय को इस समय, इस यात्रा के समय, इस तरह की टिप्पणी अगर कहीं से आ रही है तो उस पर कोई तीखी टिप्पणी जानी चाहिए थी, अपनी तरफ से उसके आपत्ति जानी चाहिए थी। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में ये डिपेंड करेगा, चाइना भी चाहता है कि थोड़ा झुकाव इधर हो, रसिया भी चाहता है कि थोड़ा अमेरिका के साथ जो मामला है वो, ये नहीं हम कह रहे हैं कि इसका मतलब अमेरिका से आप रिश्ता खत्म कर ले, ये बिल्कुल नहीं कहा रहा, कोई नहीं कह रहा है, कहेगा। बात यह है कि आपका संतुलन किस दिशा में, आप किस दिशा में आपका संतुलन है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण रखता है विदेश नीति में, और उसी हिसाब से गर्मजोशी आती है रिश्तों में, उसी हिसाब से आप देखेंगे कि डेवलपमेंट होता है। तो ये अब भारत को वास्तव में तय करना है कि वो आने वाले समय में जो ये दुनिया बन रही है नए सिरे से, और ट्रंप केंद्रित जो दुनिया बनाने की कोशिश है, उसके विरुद्ध क्या रोल लेंगे वो, ये सवाल भारत के सामने है कि वो जो ट्रंप का हमला है चौतरफा दुनिया के स्तर पे, भारत उसमें क्या स्टैंड लेता है, भारत उस पे बोलता हुआ कितना दिखता है, रिश्ता रखते हुए स्टैंड लेना कितना सीखता है, ये जो सवाल है आने वाले समय में। इस बार उसमें थोड़ी फेल हुई है सरकार। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस भाषा में बतियाते रहे, जिस भाषा में बोलते रहे, निचले स्तर पर जाके उन्होंने जो बयानबाजियां की हैं, उस पे उस तरह का तीखा जवाब भारत ने नहीं दिया, और रिश्ता रखते हुए भी उसका जवाब दिया जा सकता था, बहुत सारे देशों ने दिया है। तो आने वाले समय में यह देखना बाकी हम लोगों को कि भारत अपने को अमेरिकी लॉबी के देश के बतौर पहचाना जाना पसंद करेगा, कि अपना एक स्वतंत्र उसकी विदेश नीति होगी, और स्वतंत्र रहते हुए हमारे तमाम ऐसे देशों से हम रिश्ते बना के रखेंगे। क्या दिशा में बढ़ना चाहता है भारत, ये इस यात्रा में तय होने जा रहा है, बहुत कुछ इससे साफ होगा। ठीक बात है। विजय खेड़ा जी बताइए कि कुल मिलाकर एक बड़ी चुनौती होगी चीन और रूस के साथ में, क्योंकि रूस कह चुका है कि भाई हम चीन के साथ लंबा रास्ता जा रहे हैं, आप भी मेरे साथ आइए और लंबे समय तक हम चलेंगे। क्या भारत के लिए चुनौती है, अवसर है, आगे बहुत जाने के लिए एक रास्ता है? क्योंकि चीन को लेकर लगातार हमारे साथ कहीं ना कहीं रिफ्ट रहता है, और चीन को लेकर हम बीच बीच में बातें भी करते रहते हैं। विजय खेड़ा अनम्यूट करिए। विजय खेड़ा हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए। अब आगे आवाज है? हाँ बोलिए। देखिए, अभी हमारे मित्र शर्मा जी एक बात बोल रहे थे, संतुलन बनाने की बात बोल रहे थे, और उन्होंने ये कहा था इसका जवाब देना चाहिए था हमको। तो बिल्कुल मैं 100% असहमत हूं उनसे। उनकी बात का हमको बोलना इसलिए पड़ा कि उन्होंने ये बड़ी भारी टिप्पणी की है कि हमको जवाब देना चाहिए था, और अमेरिका के साथ संतुलन बनाने के लिए ये सब बात अभी बोल रहे थे। तो उनको ये जानना चाहिए कि जवाब उनको अच्छी तरह दिया जा चुका है, हर तरह से, कि हम अपने इंटरेस्ट पर कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत के हित में जो होगा वही निर्णय लेंगे। नंबर 2, दूसरा जवाब भी दिया जा चुका है कि हम रूस से बराबर तेल खरीदते रहे, कहीं उनकी बात नहीं मानी। दैट मीन्स, एक कहावत है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स।
चिल्लाना जरूरी नहीं है, हम अपने कार्यकलापों से उनको जता दिया है जो चिल्लाने से भी अधिक है। वो बात बताना मुझे इसलिए आवश्यक थी कि उन्होंने संतुलन वाली बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज इस टेलीविजन पर बोली है। बिल्कुल सही किया हमने, जवाब पूरा दे दिया, 100% से अधिक जवाब दे दिया गया है, उनको मिल गया अच्छी तरह से। हम ना कहीं झुके हैं, ना ही भीख मांगने गए, ना उनसे कहा ऐसा करो जो मनमोहन सिंह के समय में होता रहा था भिखारियों की तरह, वो सब कुछ नहीं हुआ इस बार। एक बात। अच्छा, अब दूसरी बात, अभी आप शायद ये कह रहे थे कि हमारे आप संबंध ये क्या हुआ, आज उनका आना ये हमारे देश के लिए बड़ी भारी महत्वपूर्ण बात है। आज इस समय, जिस समय रूस भी एक समस्या को झेल रहा है, यूक्रेन वाले युद्ध में पूरे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आज अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनके अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं उसके लिए, भले उनका मन ना भी हो तो भी एक रूस का डर और दूसरा अमेरिका का सहयोग, इस कारण से यूरोपियन देश जब खड़े हुए हैं तो रूस के लिए भारतवर्ष ने अपना भी लाभ देते हुए, अपने संसाधनों को भी उनसे जो हमें आवश्यकता है उसकी पूर्ति करते हुए, और उनकी हमने जो सहायता कर सकते थे हम खड़े रहे और अडिग रहे। अगर हम रूस को कभी नहीं भूल सकते हैं कि उन्होंने हर मुसीबत में भारतवर्ष के लिए वीटो लगाया, वीटो पावर का उपयोग किया, 1951 में, 1957 में, 1962 में, 1965 में, कई बार तो लगातार 3-4 बार किया एक ही कश्मीर इश्यू के ऊपर एक ही सेशन में। और उसके बाद 71 का तो पूरी दुनिया जानती है, जब फौजें हटाने के लिए और युद्ध बंद करने के लिए कहा गया था, हिंदुस्तान नहीं माना। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और उसके बावजूद भी, और तब भी जब हमारे खिलाफ सब खड़े हुए थे, तब यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद का प्रपोजल उसको कर दिया था, तब भी हमारे साथ खड़ा हुआ था वीटो लगा के रूस। और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमको हमारे नाम को, भारत के नाम को बार बार उन्होंने कोशिश की कि हम मेंबर बन जाएं। हम अस्थायी मेंबर जरूर रहे, लेकिन स्थायी बनने के लिए हमको भी वीटो पावर की आवश्यकता है। तो इससे बड़ी रूस ने मित्रता जो जताई, हमें उसको निभाना ज्यादा आवश्यक था। अरे इससे बड़ी बात तो यही थी, मेरा जवाब क्या देना है, यही बहुत था कि S-400 डिफेंस सिस्टम हमें मिला, क्या हम उसको चाइना के खिलाफ नहीं यूज कर सकते थे? हमें अलाउ था, हमारे लिए तो हम खड़े थे। और चाइना का डर ही वही सबसे बड़ा S-400, दिस इज द ओनली फियर फॉर चाइना। ये हमारे पास दो भी खड़े हो इधर से उधर तो पूरी बॉर्डर के लिए एक तरफ एक और एक तरफ दूसरा वाला काफी सफिशिएंट था इस समय। तो इसी ने पाकिस्तान का पूरा खेल S-400 ने ही बिगाड़ा है, वही काम आया है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि हमने तब भी, अमेरिका ने कितना विरोध किया S-400 का, हमने खरीदा। और अमेरिका भी आज भी जिद पे उतारू S-400 नहीं लेंगे, हम S-400 भी ले रहे हैं, और शायद हो सकता है S-500 की बातचीत आज हो जाए। वो जो सबसे और भी कई इक्विपमेंट्स हैं, मेरा मतलब डिफेंस में, सैन्य शक्ति में आज हमारी बातचीत उनसे होगी, आर्थिक मामलों में हमारी बातचीत उनसे होगी, टेक्नोलॉजी में हमारी बातचीत उनसे होगी। और हमारी तरफ से जो निर्यात कम है, अगर हमको वो भी मौका मिला, अवसर, तो एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल ऐसे उद्योग हैं जिनके ऊपर हम रूस को खूब जिनको सप्लाई कर सकते हैं। और जो कमी हमें अमेरिका से हुई है, हमारे निर्यात में जो कमी हुई है, उनके 50% सैंक्शन लगाने से हमने दूसरे बहुत सारे देशों से संबंध बढ़ा के अपना निर्यात बढ़ाया है। और अगर रूस से भी हमें ये मिल गया और बराबरी का निर्यात हो गया, लगभग जो 2030 में हम $100 बिलियन के बारे में सोच रहे हैं, जो अभी 68 तक तो बढ़ ही गया, डबल तो हुआ ही है। अगर वो सपना हमारा पूरा है तो भारतवर्ष तो पूरे विश्व के अंदर ऐसे ही छा जाएगा। यही मोदी की अंतरराष्ट्रीय नीति में और कूटनीति में सबसे बड़ी सफलता है, जो विश्व के आज तक 200 देशों को कभी प्राप्त नहीं हुई होगी, जो आज भारत को प्राप्त हुई है। बहुत धन्यवाद, लगातार आप बने रहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात विजय खेड़ा ने कही कि भाई बहुत महत्वपूर्ण है ये यात्रा। अगर प्रकारांतर में पीछे देखें तो रूस लगातार हमारे साथ खड़ा रहा है शुरू से, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब रूस को भी लगने लगा कि हम थोड़ा कहीं अलग दिशा में जा रहे हैं या उसको उतनी मित्रता से उसकी तरफ नहीं है, तो उस तरह के रिएक्शन भी आए। लेकिन अंततः एक पुराना मित्र और जो दोस्त आया है मॉस्को से, उसका हम स्वागत कर रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं।
मास्को से आया मेरा दोस्त, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन भारत आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस वक्त उनकी मुलाकात चल रही है। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कल पूरे दिन बहुत बिजी शेड्यूल है। रक्षा, आर्थिक मसले और तमाम इस तरीके के जो क्षेत्र हैं, दवा के क्षेत्र में ऐसे तकरीबन 8 क्षेत्र हैं जिनमें 25 समझौते होने की उम्मीद है। ख़ास तौर पर रक्षा को लेकर इस देश का जो मीडिया है वो बहुत आसान्वित है और सरकार भी और हम सब आसान्वित हैं रक्षा को लेकर। और जो आज लगातार 2 दिन से लगातार पुतिन के कार्यक्रम को हम देख रहे हैं कि उसको लेकर जो मीडिया का सबसे ज़्यादा फोकस है कि उनकी सुरक्षा क्या, कितने लेयर में होगी और रक्षा समझौते क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अनछुई पहलू हैं जो सामने आने हैं कि भारत और रूस के बीच क्या क्या समझौते और क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका के साथ जो हमारा व्यापार था उसमें टैरिफ लगने के बाद जो स्थिति है, क्या हम रूस को माल निर्यात कर पाएंगे और वो स्थिति क्या उसकी भरपाई हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के नेता विजय खेड़ा ऐसा कह रहे थे कि ऐसा संभव है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ देश के जाने माने संपादक, विदेशी मामलों के विशेष जानकार आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत भदौरिया जी। और सीधे महेंद्र सिंह की तरफ हम रुख करेंगे। महेंद्र सिंह, अभी जो चर्चा राष्ट्रपति पुतिन और भारत दौरे पर और प्रधानमंत्री से उनकी जो मुलाकात हुई, उसके जो विजुअल्स है उसको लेकर आप क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं? दूसरी बात कि अमेरिका जिस तरीके से उसने हमें टैरिफ लगाया, हमारे धंधे चौपट किए, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। और एक और बात है, अभी इस दौरे पर आने से पहले राष्ट्रपति पुतिन का एक इंटरव्यू में देख रहा, तो उसमें बराबर वो कह रहे हैं कि अगर यूरोप लड़ना चाहता है, 2-2 हाथ करना चाहता है तो हम तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो यूरोप को चुनौती देकर आए, यूरोप को चुनौती देने का मतलब अमेरिका भी कहीं परोक्ष रूप से उसमें शामिल होता है। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू है कि उसने कहा कि भाई हम चीन के साथ जैसे रिश्ते निभा रहे हैं वैसे आपके साथ भी चलने को तैयार हैं। अब एक म्यान है, 2-2, 3-3 तलवारें हैं। क्या क्या देख रहे हैं आप महेंद्र सिंह? जी दुर्गेश जी, दरअसल भारत और रूस के संबंध तो इसी तरीके से हमेशा से गर्मजोशी वाले और एकदम बिल्कुल भाईचारे वाले संबंध रहे जी। हैं। यहाँ के लोग वहाँ जाते रहे, कल्चरली बहुत ज्यादा हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग वहाँ जाते पढ़ने, वहाँ के लोग यहाँ आते, तमाम तरीके से बहुत अच्छे मित्र। मतलब एकमात्र मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में अगर मित्र है तो रूस है, जो सबसे टॉप पे रखा जा सकता है। तो ये रिलेशंस तो हमेशा से रहे हैं और यही आगे परंपरा मोदी जी जारी रखे हुए हैं। ये अच्छी बात है देश के लिए। बीच में जरूर थोड़ा सा जैसा कि सभी लोगों ने कहा, रिश्तों में थोड़ी सी गर्माहट कम हो गई थी, लेकिन चलिए अच्छा है। दूसरा, ये जो आप जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जितने नाटो कंट्रीज हैं और जितने यूरोप के कंट्री हैं जो रूस को पसंद नहीं करते हैं किन्हीं कारणों से, तो उनको कंसर्न भारत को लेकर के जरूर रहता है, पहले से भी रहता रहा है। और भारत के साथ कोई यूरोपियन कंट्रीज के बहुत गर्मजोशी वाले संबंध नहीं रहे हैं। वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज जिधर उनको लगती रही उस तरीके से संबंध रहे हैं। लेकिन रूस ने कभी ऐसा नहीं किया। रूस के साथ भारत के हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और आने वाले समय में मैं ये देख रहा हूँ कि जो चैलेंजेस हैं, नंबर 1 तो एनर्जी का चैलेंज आने वाले समय में है। जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही, एआई का जमाना और तमाम और चीजें, तो जिसके पास पावर होगी, एनर्जी होगी, वो आगे सस्टेन करेगा, वो आगे डोमिनेट करेगा। जी। भारत डेवलपिंग कंट्री है और भारत को एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और तकनीक की जरूरत है। यहीं पे न्यूक्लियर पावर की बात आती है, जो कि शायद इस बार एक समझौता हो जाए और बहुत बड़ा हमारा पावर प्लांट लगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसको लेकर के। तो हमें निश्चित तौर पर न्यूक्लियर पावर में जाना होगा आगे आने वाले समय में। दूसरा यह है कि साइबर सिक्योरिटी, रूस हमारी बहुत मदद कर सकता है इसमें, ये हमारे लिए बहुत। तीसरा, रक्षा का जो मामला है, जिसमें कि S-400 जिसको आगे और अपग्रेड करना है और स्केल करना है। दूसरा, सुखोई के बारे में बात करनी है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसमें दुनिया भर से हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो छोटे कंट्री है जिनको कम कीमत पे हम दे पाएंगे, उसको और एक्सटेंड करना है।
तो ये सारे कंसर्न हैं जो भारत और रूस मिल करके करना चाहेंगे, मेरा मानना है। और दूसरा, मैं ये देख रहा हूँ कि डी डॉलराइजेशन, यानी कि जो अभी चौधराहट है अमेरिका की डॉलर की वजह से है, वो अगर हमने ब्रिक्स और एससीओ में डी डॉलराइजेशन कर लिया, तो अमेरिका की चौधराहट अपने आप वैसे ही कम हो जाएगी। ताकत जो दिखाता है वो डॉलर की वजह से है। और अमेरिका कभी भी किसी का भी बहुत अच्छा दोस्त नहीं रहा है। राइट, करेक्ट। उनके उनके करनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। वो सिर्फ बिजनेस यानी ट्रेड को लेकर के ही दोस्ती निभाता है, दोस्ती करता आगे जाता है। रूस के साथ ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए जरूरी है, भारत के लिए जरूरी है कि पॉलिसी का जो इंक्लाइनेशन हो वो रूस के साथ हो। और ये जो गर्मजोशी के साथ, चाहे आप देखें कि जब एस जयशंकर साहब अभी गए थे कुछ दिन पहले रूस, तो किस तरीके से जो विजुअल्स आए थे बातचीत के पुतिन साहब के साथ, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि चलिए बीच में जो हुआ वो हुआ। उस साल जो हमने थोड़ा सा उनको प्रायोरिटी नहीं दी और थोड़ा सा हम अमेरिका की तरफ बहुत इंक्लाइंड हुए। अब दोबारा से हम रूस की तरफ आ रहे हैं और शायद ये मजबूरी में मैं कहूंगा कि आना पड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब पूरी दुनिया को परेशान किए हुए, हमारा क्या पूरी दुनिया का ही बिजनेस इधर से उधर उथल पुथल हो गई, हमें फिर रूस की तरफ जाना पड़ा। और निश्चित तौर पर हमने भी रूस का बड़ा साथ दिया। ऐसा नहीं सिर्फ रूस हमारा साथ दे रहा है, हमने भी बहुत सैंक्शंस को देखते हुए, अमेरिका की धौंस को सहते हुए रूस से हमने ऑयल जो है वो खरीदा। हालांकि ये पहले जो ट्रम्प से पहले जो सरकार थी बाइडेन, भारत का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी था कि बाइडेन सरकार खुद चाहती थी कि हम रूस से तेल खरीदें, वरना ये क्राइसिस आ जाएगी पूरी दुनिया में। तो एक ये भी है कि तब क्या हम अमेरिका के कहने पे हम ये पॉलिसी को रूस की तरफ ले जा रहे थे, यानी कि वहां पर भी अमेरिका का क्या दबाव था। अगर ये अमेरिका का दबाव था तो ये बहुत मैं मानूंगा कि एक भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं था। इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनी होनी चाहिए था कि हमें रूस से खरीदना या नहीं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा जब इंडिया ने इस तरीके का बयान दिया कि हमें तो अमेरिका ही चाहता था कि हम रूस से खरीदें, यहाँ पर आते कि क्या हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट थी, क्या हम प्रभाव में जी थे अमेरिका जी। के, ये एक कंसर्न है। लेकिन अब मैं मान के चलता हूं कि जो बीत गया वो जाने दीजिए, लेकिन इस बार कम से कम रूस के साथ उस तरीके से ना कीजिए, क्योंकि रूस ही एकमात्र ऐसा है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस तरीके से उन्होंने कहा, तो निश्चित तौर पर रूस रिश्ते निभाता है। और हमारी अपनी पॉलिटिक्स के लिए, हमारी घरेलू पॉलिटिक्स के लिए भी, हमारी घरेलू जरूरतों के लिए भी रूस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और एक हम कॉरिडोर भी बना रहे हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, तो वो भी हमारे लिए अच्छा होगा। चाइना के साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं अगर हमारे साथ रूस के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, क्योंकि रूस का प्रभाव चाइना पर और चाइना का प्रभाव रूस पर है। तो हम एक, और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं अगर ये मजबूती के साथ मुकाबला कर लें, बहुत ट्रम्प का दबाव है डॉलर को लेकर के, और होना भी चाहिए उनका, उनके कंट्री के हिसाब से मैं मानता हूं, लेकिन हमें अपना अपने हिसाब से देखना होगा, सोचना होगा। तो अगर हम इस पॉलिटिक्स को सफलतापूर्वक आगे ले जा सके, रूस, चाइना, ब्राजील ये सब मिलके, तो जो चौधराहट है अभी जिसकी बात पूरी दुनिया अब देख रही है कि अमेरिका में ट्रंप ने जो एक तरीके से एक्सपोज कर दिया कि हर जगह दखल देना, हर जगह अपनी बात करना, वो शायद पूरी दुनिया को पसंद नहीं आ रही। और शायद यही जियो पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव इंडिया, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ये सब मिलके कर सकते हैं। और भारत का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत को इसीलिए रूस के साथ डबल गर्मजोशी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात कही है। आलोक जी की तरफ जाएंगे। आलोक जी,
तमाम ऐसे दौरे इससे पहले भी होते रहे हैं और 21 में भी राष्ट्रपति पुतिन आए थे, लेकिन तब वो दौर अलग था और अब आज का दौर अलग है। बहुत सारी चीज़ें अभी जो पूर्व के वक्ताओं ने बता दी कि किस किस तरीके से चीज़ें हैं, जो विश्व की जो राजनीति है, विश्व की जो स्थितियां हैं वो कैसे चल रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को आप किस रूप में देख रहे हैं, आलोक जी? धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। सबसे पहले तो मुझे खेद है कि मैं थोड़ा देर में शामिल हो पाया। नहीं प्लीज। कहीं थोड़ा सा एक व्यस्त था जी। अच्छा, आपने जो सवाल किया उस सवाल के लेते हुए मेरा दो जवाब है। जी। पहला, जी। दौरा शुरू हुआ है। दूसरा, हाइप अभी से क्रिएट ना करें, तथ्य। अब इसमें तथ्यों पे आ जाइए। अभी एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। पहलगांव में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से लोग आए थे, कहाँ चले गए, कहाँ से गोली आई, कहाँ से लेके चले गए, आ गए चले गए, नहीं पता चला। ठीक, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक भ्रम की स्थिति रही। एक हमारे सेना के वरिष्ठतम अधिकारी ने भी ये बात कही थी, अगर आप उसको, अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप सबको याद होगा, सारे पैनलिस्ट को भी, आपको भी, कि उन्होंने भी कहा था कि चीन और पाकिस्तान का एक सपोर्ट था। चीन का कहा था, बिल्कुल कहा था। और भारत के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, भारत के विपक्ष के नेता ने नहीं कहा था। मैं साफ ये भी करना चाहूंगा इसी मौके पे, ठीक है। और दूसरा, कुछ घटनाक्रम को और जोड़िए। एक आपका रूस ने, दो हिस्सों में बात करते हैं, एक रूस का बाकी देशों के साथ में बदलता वर्ल्ड ऑर्डर पे भी हमको बात करनी चाहिए जी। तो एक ऐसा है कि हर व्यक्ति इस समय अमेरिकी दादागिरी से त्रस्त होकर अपने लिए व्यापार के अवसर ढूंढ रहा है, क्योंकि सबके व्यापार में डेंट लगी है। मतलब जो एक्सपोर्ट करता है या जो भी, सब में उसमें डेंट लगी है। अगर भारत की अगर बात की जाए तो भारत की तो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, इसमें लगभग करीब 12% की वो चोट लगी है, और ये आंकड़े कल ही आए हैं। पहला ये तो भारत के लिए भी क्या है, भारत के लिए एक अवसर ढूंढना है कि किस तरीके से अपने इमर्जिंग मार्केट को ढूंढे। अब लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि बिजनेस की जो डील होती है वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए नहीं होती, लंबी डील्स होती है। वो लंबी अवधि के लिए डील होती है, उसमें तैयार करना पड़ता है और सामान को डिलीवर करना पड़ता है, उसमें भी समय लगता है। घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ नहीं बदल रहा, जिस तेजी के साथ हम लोग न्यूज रूम में बैठकर या अखबारों के पन्ने पे आप बहस करते हुए देखते हैं। घटनाक्रम बहुत स्थायी है। उस स्थायी भाव में मैं कुछ चीजों को जोड़ना चाहता हूं। पहला, हमारे व्लादिमीर पुतिन साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हाँ, एक ही बात है, आ गए। अब तो वो डिनर पर बैठने वाले होंगे, जो करने वाले होंगे, मतलब चलिए हम उसको कंटिन्यूस सेंटेंस में लेके चलते हैं कि आ रहे हैं और अपने सौदे की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि हमारा मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है। अब इसमें कहूं कि अगर आप याद करें, थोड़ा सा पीछे लौटना पड़ेगा। यही पुतिन साहब ने, यही रशिया साहब ने, इन्होंने क्या पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं किया था? क्या किसी को याद आ रहा है? हथियारों का सौदा उन्होंने उनसे भी किया जी। दूसरी बात, हम अपने लिए क्या बात कर रहे हैं? हम अपने लिए S-400 की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बेहतरीन सिस्टम है। हमारा वादा क्या था? हमारा वादा था कि इनको 5 डिलीवर करने हैं। इनमें से अभी तक इन्होंने S-400 3 डिलीवर किए, 5 में से 3 डिलीवर किए, बाकी 2 डिलीवर नहीं कर पाए। इसकी वजह यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसे रहना है। स्वाभाविक है, गलत बात नहीं है। हमारे सामने एक और बड़ा संकट है कि जब रूस अगर इसके साथ में, अगर यूक्रेन के साथ में अगर लंबा चलता रहता है, दूसरी बार उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का, अमेरिका का जो प्रस्ताव आया है, उसको भी फिर धीरे धीरे, जैसे राजनयिक भाषा में कहा जाता है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, उसमें कह दिया कुछ शर्तें अच्छी हैं, कुछ शर्तों पे बात करनी बाकी है। यानी यूक्रेन वार अभी जल्दी नहीं खत्म होने वाली। तो इसका भारत के लिए क्या मतलब है? भारत के लिए सिर्फ एक ही मतलब है कि भारत का लगभग करीब 50 से 60% जो रक्षा के जो बड़े उपकरण या जैसे सुखोई या जो भी जहाज है, बड़ी चीजें, मतलब सामरिक हथियार जो हैं, वो रूस से भारत को आपूर्ति होती है। केवल हथियार महत्वपूर्ण नहीं है, उपकरण, विमान, लड़ाकू विमान, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हर विमान को मेंटेनेंस करने के लिए उनके तमाम अवयवों की, पुर्जों की जरूरत पड़ती है। जो रूस चूंकि युद्ध में शामिल है, तो उस तरीके से उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, व्यवहारिक भी नहीं है। तो इसलिए इस डील को बहुत ज्यादा हाइप देकर के ज्यादा सोचना, मैं इसको उचित नहीं मानता। दूसरा,
एक और विमान की बात चल रही है, लड़ाकू विमान है S-57। इसकी बहुत धुआंधार चर्चा हो रही है। अब S-57 भारत अगर खरीदता है तो आप ये मान करके चलिए कि इसमें सामरिक हथियारों की जो एजेंसियां हैं वो ये मान के चल रही हैं, ये हालांकि ये 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, लेकिन उसको कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ धड़ों ने, जिन्होंने अपने पेशावर और जाने कहाँ कब्जा कर लिया था भारत ने, वो हम लोग को नहीं पता चला, कब्जा हो गया था, उन लोगों ने तो इसको 5वीं पीढ़ी का विमान भी कह दिया, जबकि रशिया खुद इसको 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं कहता है। हकीकत की बात सुनिए, वो इसको कहता है कि इसमें 4th जनरेशन का लड़ाकू विमान है, इसमें उन्होंने संशोधन किए, अपग्रेड किया। संशोधन सही नाम में कहा था, शायद अपग्रेड को संशोधन बोले हैं, जो भी है, मतलब उन्होंने विमानों को अपग्रेड किया। अच्छा, विमानों के अपग्रेड करने की एक सतत प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया के बाद में एक चीज आती है कि ये 4 से 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक और है। 5th जनरेशन के जो जितने भी जो लड़ाकू विमान है वो स्टील्थ फाइटर कहलाते हैं। स्टील्थ है मतलब उनमें वो छुप जाते हैं, राडार उनको पकड़ नहीं पाता है, एक आवरण में सिमट जाते, एक आवरण उन पे चढ़ जाता है, वो नहीं पकड़ पाता। S-57 के बारे में जितनी मेरे को जानकारी है या जो मेरे को अध्ययन से मिला, मैं इसका डिफेंस का जानकार नहीं हूँ, जो तमाम पढ़ने पे, अध्ययन से, तमाम लोगों की रिपोर्ट से जो मुझको जो लगा, उसमें यह है कि जो इसका जो फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट से लेकर बॉर्डर करीब 60% इसका पोर्शन है वो स्टील बना दिया गया है 4.5 जनरेशन का, जब इसको अपग्रेड किया गया और मॉडिफाई किया गया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो इसको जो विंग्स है ना, विंग्स पूरी तरह स्टील्थ नहीं है, यानी राडार को ये विमान 100% चकमा देने के काबिल पूरी तरीके से नहीं बताया जाता है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, मैं जो विभिन्न मीडिया में रिपोर्ट्स आने के बाद में, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट की सुनने के बाद में मैं ये बात ये कह रहा हूं। और चूंकि जो स्टॉकहोम की जो एजेंसी है, उस एजेंसी में इसको 4.5 का दर्जा दिया गया है जनरेशन का, ठीक है। वो जो स्टॉकहोम वाली जो एक एजेंसी है जी हथियारों के बारे में सबसे प्रामाणिक जानकारी पूरी दुनिया को देती है। जी अब आप आ जाते हैं आपके व्यापार के ऊपर। अब व्यापार की बात यह है कि हर व्यक्ति, हर देश, हर नेता बाजार ढूंढने निकल पड़ा है। ट्रंप साहब ने ऐसा अपना चाबुक चलाया है कि कोई भी आदमी आसानी से नहीं बैठ सकता, वो बाजार ढूंढ रहा है। अब बाजार ढूंढने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा करूंगा। हम लोग यूपी के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं, उत्तर भारत के लोग हैं, गेहूं उपजाते हैं, यूरिया आती है, खाद आती है। अब मैं थोड़ा सा लौटूंगा, कृषि पे भी मैं लाना चाहूंगा, क्योंकि कृषि पे बहुत बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका के लिए भारत कुछ शर्तों को नरम करने की भी तैयारी में है। तो इसमें अब मैं आ जाता हूँ। यूरिया खाद का संकट तो बहुत बड़ा है। 2024-25 में जितने यूरिया खाद आनी चाहिए थी नहीं आई। उस खाद में अगर चीन ने भी, अगर सबसे देखिए आपूर्ति चीन करता है और ये यूक्रेन और रशिया करते हैं, खाद के मामले में इनका दबदबा है। तो यहाँ अगर हमारे पास खाद की कमी हो गई थी तो क्या खाद की आपूर्ति क्या हम रूस से करवा पाए? क्या हम चीन से बढ़वा पाए? क्या हम यूक्रेन से ले पाए? अब सवाल, मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं वो ज्यादा बड़ा सवाल है। वो सवाल ये है कि अगर हम वार्ता में जुटते हैं, क्या हम डट पाते हैं? क्या अड़ पाते हैं अपनी शर्तों पे? क्या सामने वाले को अपनी शर्तें मानने के लिए तैयार करवा पाते हैं? वो तो खरीद लेगा, रशिया बेच लेगा, भारत खरीद लेगा। क्यों? इसके पीछे भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदा, ठीक। भारत का एक्सपोर्ट कितना करता है? भारत का जो एक एक्सपोर्ट है, मैं एक आंकड़ा आपको देता हूँ, जो आंकड़ा है, भारत का जो एक्सपोर्ट है $4.9 बिलियन है। $4.9 बिलियन। जी जी $5 बिलियन भी नहीं है, $5 अरब का भी एक्सपोर्ट नहीं है भारत का रशिया को। और रशिया से जो तेल खरीदा है या जो भी किया है तो वो है करीब $63.8 बिलियन। तो यानी बहुत गहरा। अभी अपार संभावनाएं हैं। तो यानी अब अगर रूस को पास इतना आ रहा है, भारत को इतना अगर व्यापार घाटा हो रहा है, तो भारत तो वो खरीदेगा ना। और आप एक चीज अभी ये भी समझिए, रुपए और रूबल का जो एक ट्रांजैक्शन है वो 100% नहीं हो पाया है, 100% नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए खरीदना लाजमी है, क्योंकि भारत के वहां के जो पैसे जो इकट्ठे हैं वो वहीं का वहीं वो उसमें भुगतान कर देगा। तो भारत के लिए तो रूस से अगर कुछ खरीदेगा तो भारत को कोई नुकसान नहीं है, जो पैसे वहां फंसे पड़े हैं उनका इस्तेमाल हो जाएगा, ये समझदारी होगी। लेकिन
इस समझदारी के पीछे एक अमेरिकी मंशा को समझना पड़ेगा और ये यूरोपियन यूनियन के भी मंशा को समझना पड़ेगा। जब भारत रूस से तेल का आयात कर रहा था, तो आप ये याद करिए कि एक भारत में एक कंपनी थी न्यारा एनर्जी, जो अमेरिकन की रोजनिफ्ट की, जिसमें 49% इक्विटी है। रोजनिफ्ट रूस की बहुत बड़ी कंपनी है तेल जी की, जी दुनिया की बड़ी कंपनियों में से गिनती आती है उसकी। उसका 49% इक्विटी उसकी न्यारा एनर्जी में है। और न्यारा एनर्जी पर सबसे पहले अगर रोक किसने लगाई थी? यूरोपियन यूनियन ने लगाई थी। तो इसलिए आप यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इन सब में बहुत ज्यादा मत करिए, प्रेम मत बरसाइए उनके ऊपर। उनके प्रति अगर आपका थोड़ा सा भी झुकाव हो रहा है तो वो हमारे काम नहीं आ रहा है। अब अगर जो सैंक्शन लगा है उस प्रतिबंध रूस से जुड़ी कंपनी या उससे किसी भी साझेदारी वाली कंपनी से भी अगर आप व्यापार करते हैं तो इसमें आपके ऊपर भी प्रतिबंध लग सकता है। यही वजह है कि भारत ने रूस से तेल का आयात करना कम कर दिया है। अब सवाल यह है कि तो हमारे हाथ में क्या आएगा? महत्वपूर्ण सवाल यह है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और अगर हम ये बात करें, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। जी जी बोलिए। हमने बहुत नगाड़े बजाए थे, बस एक सेकंड कहूंगा, उसके बाद में मैं आपके पास आता हूं। पहला यह था, आपने कभी सुना था राफेल के नगाड़े कैसे बजाए गए थे? मैं कोई भारत की आलोचना नहीं कर रहा, मैं राफेल की आलोचना नहीं कर रहा, मैं केवल विदेश व्यापार या विदेश नीति पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। राफेल की तो ऐसी आलोचना, मतलब तारीफें की गई थी, ऐसे कसीदे काढ़े गए थे, सब कुछ कर दिया गया था। भैया, ऑपरेशन सिंदूर की एक सक्सेस स्टोरी राफेल की आपने सुनी, पढ़ी, देखी? नहीं देखी। आपने बोफोर्स पर बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए थे, क्या बोफोर्स की कारगिल में स्टोरी, सफलता की स्टोरी आपने देखी, पढ़ी, सुनी? जी हाँ, आपने सब कुछ किया। तो राफेल की स्टोरी क्यों नहीं आई? तो यानी असली लड़ाई ये है कि आपको सोर्स कोड मिलता है या नहीं मिलता है। और दूसरी बात, एक आप हमको अपने निष्पक्ष एक छवि बनानी पड़ेगी। हम जिस व्यापार के रास्ते पे हम निकल रहे हैं, देखिए मेरा एक मानना है कि मैं निर्गुट देश के निर्गुट जो आंदोलन चला था, भारत उस नीति का पुरोधा रहा है, ठीक बात है। उस नीति की स्थापना में रहा है। ठीक तो बात है। भारत को निर्गुट आंदोलन में ही उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण लेकिन महत्वपूर्ण। अगर मैं आपको एक सवाल और बोलूंगा, उसके बाद में मैं चुप हो जाता हूँ। आपने जैसे जो डॉलर की बादशाहत का सवाल उठाया, मैं उसमें कोई एक दूसरा एक एंगल से मैं बात करना चाहता हूँ, दूसरे चश्मे से। पहला, अगर आप डॉलर छोड़ दीजिए, मान लिया छोड़ दिया आपने, आज ही छोड़ दिया, कल से छोड़ दिया, भाई डॉलर पे नहीं करेंगे व्यापार, अब व्यापार किससे करेंगे? ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा व्यापार कौन करता है? व्यापार करता है चीन। मैंने पकड़ लिया, मैं खराब करते रहते, दिन भर फोन करते रहते, इतने माइक ऑफ करिए, किसका माइक खुला है? तो एक ऐसा है कि अगर आप व्यापार की भी अगर आप बात करें कि आप डी डॉलराइजेशन की बात करें, डॉलर की बादशाहत खत्म करने की बात करें, तो मान लिया मैंने, लेकिन अब उसको जरा सा प्रैक्टिकल पे ले आइए। चीन अगर किसी के साथ में डॉलर की बादशाहत में काम नहीं करेगा, तो चीन का तो दुनिया के तमाम देशों के साथ में, पूरे ग्लोबल साउथ के साथ में चीन का सबसे बड़ा कारोबार है। तो चीन क्या रुपए में जाकर कारोबार करेगा? चीन का तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट है। अच्छा चलिए, मैंने माना कि रूस भी है, रूस से भी सारे लोग तेल मंगाएंगे, अफ्रीका भी मंगाएगा, कोई प्रतिबंध की चिंता नहीं करेगा। तो क्या वो रुपए से मंगाएगा? नहीं, वो तो रूबल से करेगा, वहां से करेगा। अब आ जाता भारत। अच्छा, तीसरा एक और एंगल लीजिए, ईरान भी मान लीजिए सारे प्रतिबंधों को धता बताते हुए अपना कारोबार करता है। तो ये हमारे इस साझेदारी में चार बड़ी चीजें आती हैं। हमारे पास आता है चीन, हमारे पास आता है रूस, हमारे पास आता है ईरान। तीनों के त्रिकोण के मुकाबले में अगर भारत अगर किसी देशों के साथ में अगर व्यापार करता है, चाहे वो यूरोप के साथ में करता है, चाहे वो ग्लोबल साउथ के में व्यापार करता है, उसका प्रतिशत बहुत थोड़ा ठीक है, बात। बहुत छोटा है। तो इसलिए रास्ता हमको समझ बूझ कर, एक बहुत महीन सी पगडंडी है, उसमें समझ के चलना है, नहीं तो कहीं ऐसा नहीं हो जैसे कहावत है ना कि हम कहीं के भी नहीं रहे। मैं पूरा नहीं बोलना चाहता हाँ, हूँ। बहुत ओके, महीन पगडंडी है। आलोक जी रिश्तों की गर्मजोशी को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जैसे कि एक माहौल बनाया जाता है। अच्छी बात है, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, स्वागत है। रूस हमारा पुराना साझीदार रहा है, लेकिन बहुत सारे बिंदुओं पर हमको बहुत मजबूती के साथ चर्चा करनी होगी। रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी से भी हम अभी बात करेंगे, और हमारे साथ बालेन्द्र सिंह जी भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। भारत रूस व्यापार जो बातचीत होनी है और जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है, उसमें बालेन्द्र उसका हिस्सा रहने वाले हैं। अभी हम बालेन्द्र से भी बात करेंगे। बहुत स्वागत है दो मेहमान। रजनीकांत जी, आलोक जी ने बहुत एक लंबा चौड़ा विश्लेषण हमारे आपके सामने रखा। कुल मिलाकर
हो सकता है कि आलोक जी की बातें हम लोगों को इस समय अच्छी न लगें सुनने में, क्योंकि आलोक जी समालोचना कर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी हम देख रहे हैं 2-3 दिन से जो हमारा जो मीडिया है मुख्य धारा का, और हम सभी बहुत आशान्वित हैं, ज़्यादा आशान्वित दिख रहे हैं, उसी तरीके से हैं जैसे जब कभी शी जिनपिंग आए थे, कभी ट्रंप आए थे, उसी तरीके से हम देख रहे हैं। हालांकि रिश्ते हमारे तो रूस के साथ थोड़ा डिफरेंट हैं। रजनीकांत जी। देखिए दुर्गेन जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा जी। जो आलोक जी ने बातें कही वो एक निश्चित रूप से बहुत ही मैं कहूँगा संतुलित बातें उन्होंने कही। जो वैश्विक जो जैसे ग्लोबल ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और एक तरह से देश को संभल कर आगे बढ़ने की बात कही। मैं सहमत हूँ उनकी बातों से कि हमें चारों तरफ देखना होगा। मैं दुर्गेन जी सिर्फ इतना सी बात कहना चाहूंगा जी कि पड़ोसियों से संबंध जो है हमको सामान्य बनाए रखने चाहिए। भाई मिलना जुलना होगा, बातें होंगी तो कुछ रास्ते निकलेंगे। तो और रूस जो है हमारा एक तरह से लैंडलॉक पड़ोसी है। लैंडलॉक तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि मतलब एक ऐसा पड़ोसी है जो आज से नहीं, इंदिरा गांधी जी के समय से भारत के प्रति उदार रवैया हमेशा और ये कहें कि नेचुरल मित्र है हमारा, बिल्कुल नेचुरल रिश्ते हैं हमारे, स्वाभाविक प्राकृतिक मित्र रिश्ते हैं हमारे जी, स्वाभाविक हैं जी। और अमेरिका से भी हमारे संबंध रहे, कभी गरम कभी नरम, लेकिन ये है कि अमेरिका से भी भारत ने संबंध खराब तो नहीं होने दिए। ठीक है, वो जो दबाव ट्रंप के हैं, ट्रंप बेसिकली मुझे लगता है कि एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक बिजनेसमैन है। तो वो अपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के दबाव भारत क्या पूरी दुनिया पर डाल रहे हैं। वो चीन पर भी डाल रहे हैं, वो रूस को भी दबाव में लेना चाह रहे हैं। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखो दुनिया का दादा मैं हूं, सबको मुझे लीडर मानना होगा। वो तो यहाँ तक भी था, जैसे आप जान ही रहे हैं कि वो उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। नोबेल का झगड़ा है, नोबेल का झगड़ा हाँ, है जी। नोबेल पीस प्राइज मिल जाए मुझको। तो हम अब जब भारत की विदेशी नीति का सवाल है, मैं बहुत ज्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन इतना तो कह ही सकता हूँ कि कम से कम पड़ोसियों से संबंध सुधारने में तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक बात है। बहुत हो सकता है कि रूस से हमें दोस्ती करके बहुत फायदा मिले या ना मिले, वो आगे की बात है। नहीं लेकिन हम तो ये मानते हैं कि कोई पुराना व्यक्ति है, मान लीजिए रजनीकांत जी से मेरी बहुत वर्षों से बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम स्वाभाविक मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। अगर दोबारा मिलेंगे तो कुछ हो सकता है कि रजनीकांत जी आई, चलिए हम और मिलकर एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, या एक चैनल खोल लेते हैं, एक अखबार निकाल लेते हैं। इस तरह की बातें तो हो ही सकती है स्वाभाविक मुलाकात में। कुछ ना कुछ रास्ते तो निकल ही सकते हैं। अब चीन है, चीन से भी अगर मान लीजिए शी जिनपिंग आए तो शी जिनपिंग से भी हमने संबंध सुधारने की कोशिश की। अब चीन के अपने राष्ट्रीय हित हैं, रूस के अपने राष्ट्रीय हित हैं, भारत के अपने राष्ट्रीय हित हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये चीन, रूस, भारत और ईरान भी अगर एक पेज पे आ जाएंगे तो उसकी दादागिरी का क्या होगा? हाँ, ये सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। ये पूरा का पूरा जो खित्ता है, ये अगर मान लीजिए ईरान ना भी सही तो भारत, रूस, चीन भी। अच्छा, रूस का प्रभाव चीन पर है। चीन रूस को अपना गुरु मानता है साम्यवाद के मामले में। तो अगर मान लीजिए भारत, चीन और रूस अगर मिल जाते हैं और मिल करके अगर मान लीजिए किसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अमेरिका से संबंध बिगाड़े बगैर, तो मैं समझता हूं कि ये तो विदेश नीति की सफलता ही कही जाएगी। ठीक, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चूंकि बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है, IRBF के वाइस प्रेसिडेंट बालेन सिंह हमारे साथ में है। बालेन सिंह जी, आपकी तरफ आता हूं। इस पूरी यात्रा को और द्विपक्षीय व्यापार को किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं, दर्शकों को बताइए हमारे। देखिए, ऐसा है कि आज मैंने वहां पे जो रूस और इंडियन जो प्रतिनिधिमंडल थे उनके साथ जो वार्ता हुई, बहुत ही पॉजिटिव हुई। और पीयूष गोयल जी वहां उपस्थित थे जी। उन्होंने बताया कि देखिए हमारा रूस का बड़ा पुराना संबंध रहा है और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत पोटेंशियल है एक साथ काम करने का। और मोदी जी ने जब पहली मुलाकात उनकी जब हुई थी, तब उन्होंने ये 2025 तक $30 बिलियन का व्यापार का एम लिया था। आज देखिए डबल है, आज की रेट में $60 मिलियन का हमारा
व्यापार हो गया है और 2035 तक ये $100 मिलियन का टारगेट है जी। तो जिस तरह से लोगों ने वहां उत्साह दिखाया, जो प्रतिनिधिमंडल था उसमें उनके पूरे जो है जो सरकारी तंत्र उनका था, मिनिस्ट्री के लोग थे, इसके अलावा उनके जो है वो विभिन्न सेक्टर के लोग थे, फार्मा सेक्टर के लोग आए हुए थे वहां पे, उनके साथ जो आईटी सेक्टर के लोग भी आए हुए हैं और माइनिंग के हैं, फूड्स एंड एग्रीकल्चर के जो है वो सेक्टर के लोग आए हुए हैं। तो जो उत्साह दिखा रहे हैं वो, उससे देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये रूस और भारत की जो हमारी मित्रता पुरानी है, इसके साथ जो है हम काफी आगे ग्रो करेंगे और काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से क्या होगा कि हम एक जो अभी जैसे बताया रजनीकांत जी ने कि जो है जो हमारी दादागिरी जो यूएस की है उसको हम खत्म करने में सक्षम होंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है, मोदी जी का बहुत अच्छा मूवमेंट है। और रूस के साथ जो उन्होंने हम अपने बॉर्डर्स को खोले, हमारे जो रेगुलेशंस हैं उनको हम जो है लचीलापन उसमें लाएं और एक दूसरे के व्यापार में साझीदार बने और जो रूस और भारत दोनों साथ करें, ये हमारा जो है ये हम की इच्छा है, ये ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा। बालेंद्र जी, सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर है जिसमें आप उम्मीद देख रहे हैं? बालेंद्र जी, सेक्टर जो है वो फूड एग्रीकल्चर का है, हेल्थ का है। अच्छा। इसमें सबसे ज्यादा हम उम्मीद देख रहे हैं। वो क्यों ऐसा क्यों देख रहे हैं आप? कोई वजह है आपके पास बालेंद्र? क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि जो है एग्रीकल्चर जो है वो वहां पे भी रूस में भी 15% लोग इन्वॉल्व हैं, इंडिया में भी हैं। और फूड्स और एग्रीकल्चर के साथ जो है जो सी फूड है, चूंकि हमारा 11,000 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र है, तो हमारा जो है जो है सी फूड्स है उसको भी जो है उसके लिए भी वो जो है उनकी तरफ से पहल है। और हम इस तरह से देखते हैं कि फूड एग्रीकल्चर और फार्मा हेल्थ केयर ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हमको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ठीक बात है। विजय खेड़ा जी, एक छोटा सा जो आप कहना चाह रहे हैं जल्दी से, क्योंकि मेरे पास बस केवल आपको वक्त दे रहा हूँ। विजय खेड़ा जल्दी से बोलिए। नहीं, एक बात मैं स्पष्ट करना चाह रहा था। भदौरिया जी जो कह रहे थे कि हमने रूस से तेल बहुत सारा खरीदा है, इतने का खरीदा है और 4.7 सिर्फ हमारा निर्यात रहा है, उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमने रूस से बहुत सारा तेल खरीदा है, उसके दो फायदे हुए। एक तो रूस के साथ दोस्ती निभाई और दूसरा हमने बेचा है, उसका हिसाब सामने नहीं आया। हमने बहुत से देशों को बहुत सारा तेल बेचा है और उससे हमने काफी कुछ हमने कमाया है। ये एक बात है मैं क्लियर करना चाहता। दूसरी बात राफेल के बारे में भी, जी राफेल के बारे में भी बोल रहे थे। राफेल के बारे में राफेल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। बहुत धन्यवाद विजय खेड़ा, संदीप दुबे, आलोक भदौरिया, महेंद्र सिंह, मनीष शर्मा और बालेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। बहुत महत्वपूर्ण बात अंत में बालेंद्र सिंह ने कही, IRBF के वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीदें हैं, फार्मा और फूड सेक्टर में बहुत उम्मीदें हैं और हम उम्मीदों के साथ में इस कार्यक्रम में जो हमने चर्चा की, उम्मीदें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे लगता है कि भारत और रूस के और करीब आने से, पुराने रिश्ते जागृत होने से हमारा व्यापार भी अच्छा होगा, हमारी सीमाएं भी सुरक्षित होंगी और हमें बहुत अच्छे रक्षा उपकरण भी मिलेंगे। नमस्कार।